हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो छुट्टियों के बाद पुनः हम लोग एक बार वर्कशीट पर आए हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आप छुट्टियों में पढ़ते हैं, इस बात को शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपकी पढ़ाई प्रतिदिन कितने घंटे चलती है, क्योंकि अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि आप कुछ गंभीर होकर पढ़ाई करें और अपने ज़िंदगी को संवारें। तो आप अपने पढ़ाई के घंटों को भी सुधारिए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, कौन कौन से विषय पर आप कितना ध्यान देते हैं, और ज़रूरत हो तो आप हमसे सहायता भी ले सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आप उससे संबंधित वर्कशीट में डालकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आपको जानना है सामाजिक विज्ञान इतिहास को, और वर्कशीट है 34। और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से के दशक से 1947 तक। तो अभी तक इसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद का मिल आंदोलन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जलियांवाला बाग भी पढ़ लिया। और अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चलाई गई थी, और इस आंदोलन के बारे में भी हम कुछ बात जानने का प्रयास करते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद आपने देखा था कि चौरी चौरा में जब 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है और आंदोलन जब हिंसक हो गया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो उसी तरह असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। रचनात्मक कार्य का मतलब ये हुआ कि वो कहते थे कि आप चरखे का उपयोग कीजिए और अपने वस्त्र खुद बनाइए, अंग्रेजों के द्वारा बेचे जाने वाले वस्त्र को मत खरीदिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कीजिए, सामानों को, वस्तुओं को बनाइए और स्वदेशी का उपयोग कीजिए, अपने देश में बने वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए और अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का उत्पादन कीजिए। इसी को उन लोगों ने रचनात्मक कार्य कहा था। और गांधी जी का यही सोच था कि आज के समय में बुनियादी स्कूलों की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं और लोगों को रचनात्मक कार्य भी सिखाए जाते हैं। तो इस पर कांग्रेस के गांधी जी के अनुयायी गांव में जाकर के रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। उस समय जो परिषद चुनाव होता था, विधान परिषद का जो चुनाव होता था, उसमें हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। जब परिषद में भारतीय लोगों की एंट्री होगी तो इसमें भारतीय बातें भी होंगी और भारतीय लोगों की तरफ से बातें होंगी, जिस तरह से विधानसभा में होती है उस तरह से। तो कुछ कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि परिषद चुनाव में कांग्रेस हिस्सा ले और परिषद में पहुंचकर वहां से सरकारी नीतियों को प्रभावित किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उसी समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना भी हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। भगत सिंह का जो एरा है, समय है, वह उसी समय चल रहा था। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। आपने देखा था पहले कांग्रेस के उत्पत्ति के समय में कि वह स्वराज की बातों को नहीं मानती थी, वह सुधारात्मक और प्रार्थना जैसे रवैये पर विश्वास रखती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि यही कारण है कि आज भी हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे। और जब हमारा नया संविधान बनकर बना, तब उसको लागू करने का दिन हम लोगों ने 26 जनवरी को ही चुना,
क्योंकि अब तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया था, तो 26 जनवरी के दिन को भी हम याद रखना चाहते थे, इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया और 26 जनवरी को अब हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था, अंग्रेजों से लड़ाई करनी थी। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। उस समय एक कानून बनाया गया था, नमक का कानून, और उसमें नमक पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी या अन्य सभी लोगों का मानना था कि नमक एक बुनियादी चीज होती है और यह गरीब से लेकर अमीर सबके घरों में काम आती है, इसलिए नमक जैसी वस्तुओं पर कर लगाना उचित नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकाला और उन्होंने सोचा कि यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, मतलब कि नमक का उत्पादन भी ब्रिटिश सरकार करेगी और नमक को बेचेगी भी ब्रिटिश सरकार। इससे वह जितनी मर्जी उतनी उसकी कीमत रखेगी और उस सब का फायदा ब्रिटिश सरकार को जाएगा और भारतीय जनता महंगे दामों पर नमक खरीदेगी, जबकि नमक सबके घरों में प्रयोग होने वाली अत्यंत आवश्यक वस्तु थी। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत से भी जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया और नमक के लिए अमीर और गरीब दोनों एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। इसके बाद समय आया दांडी मार्च का। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी समुद्र का तट था, तो दांडी तट पैदल चलकर और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया कि अब भारतीय भी नमक बनाएंगे और नमक पर भारतीयों का भी अधिकार होगा, जबकि कानून में यह था कि ब्रिटिश सरकार ही नमक का उत्पादन करेगी और ब्रिटिश सरकार ही नमक को बेचेगी। लेकिन महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर, नमक उठाकर, हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर इस कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर नमक भी बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। मतलब कि इसमें जो भारतीय जनता ने साझा प्रयास किया, किसान, आदिवासी, महिला, सब लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, तो 1930 में ये चला था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 को, और 1935 में भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया कानून बना, एक्ट बना। तो इस एक्ट में सरकार ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता दिया जाएगा, मतलब प्रांतों में भारतीयों को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार दिया जाएगा राज्यों में। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 के प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे, अभी 28 हैं, उस समय 11 थे, तो उस 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के लिए कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। मतलब कि कांग्रेस ब्रिटेन के साथ युद्ध में मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस मुद्दे पर इसके बदले में कांग्रेस नेता चाहते थे कि वे युद्ध के बाद भारत को
स्वतंत्र कर देंगे, मतलब ब्रिटिश लोग युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तब हम लोग युद्ध में आपकी मदद करेंगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो बच्चों यह थी हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी, और अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी चलिए लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे? तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि कुछ नेताओं का मानना था कि परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 2 कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रश्न 3 है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो इसका उत्तर है नमक एक बुनियादी वस्तु थी जो अमीर और गरीब सबके लिए आवश्यक था। नमक की लड़ाई से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमीर और गरीब के बीच का मतभेद मिट गया और सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। इसलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को ही चुना। नेक्स्ट है प्रश्न 4, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका उत्तर है दांडी मार्च लोगों के बुनियादी वस्तु नमक पर लगाए गए कर के विरोध में किया गया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भी मजबूत हुआ। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।